नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आदर्श डीसी कोचिंग सेंटर से। बहुत दिनों से मैं आप लोगों से लाइव नहीं जुड़ पा रहा था। इसका कारण था आप लोगों का नोट्स तैयार करना, आप लोगों का 11 और 12 का जो पीडीएफ नोट्स थे उसको तैयार करना, नीट के क्वेश्चंस को तैयार करना, एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को तैयार करना। मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट अपडेट है, सीयूटी का एग्जाम भी आपका 15 जुलाई से चालू होने जा रहा है। 15 जुलाई से चालू होकर के और 10 अगस्त तक जाएगा। उसके बाद से नीट 2022 के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम 17 जुलाई को होने जा रहा है। और उसके बाद से जो डीडीयू इंट्रेंस एग्जाम है, लखनऊ इंट्रेंस एग्जाम है, अन्य यूनिवर्सिटी के जो इंट्रेंस एग्जाम है वो भी आपके अगस्त में होने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा अभी तक का अपडेट है, क्योंकि फॉर्म फिलअप का डेट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपका कक्षा 12 का जो दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर तो वैसे पुनरावृत्ति होता है, कुछ उसको दोहराया जाता है, आपके 11 के कोर्स से ही कुछ होते हैं वो। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है, पुष्टि पादपों में लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। उसमें लगभग मैं आपको 100 क्वेश्चंस हल कराने वाला हूं। आज पार्ट पहला है और पार्ट पहले में 100 क्वेश्चंस हल करा नहीं पाऊंगा। आज कुछ क्वेश्चंस हल होंगे और कुछ क्वेश्चन आज शाम को लाइव जुड़ा हूं, तो लाइव कमेंट सेशन भी चालू हो गया है। तो शाम को कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चन इस समय होंगे। शाम को यदि समय नहीं मिल पाता है तो कल सुबह में आपको नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा। यूट्यूब का कुछ प्रॉब्लम है, यूट्यूब का प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच नहीं पाता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी, वहां पर कमेंट बॉक्स में भी मैं कुछ आप लोगों को बता दूंगा कितने बजे होगा, 1-2 घंटे पहले, और आप लोगों को कमेंट आपको नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेशन चालू कर दिया हूँ। सबसे पहले आ गए हैं लिजेंड भगवास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सुजेश साहनी, निर्भय सिंह, अभय, रोनियार, सुमन कुमार और मिल्की चैट। जल्दी जल्दी आ जाइए, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। लाइव चैट चालू हो गया है। अभी हमारे साथ चार लोग लाइव जुड़ चुके हैं और जल्दी जल्दी संख्या 100 के पास कर दीजिए तो मैं चालू कर देता हूँ। लाइव चैट लाइक करना ना भूलिए, लाइक सब्सक्राइब, और आप उसको शेयर भी करते रहिए, तभी हम लोग का उत्साह थोड़ा बढ़ता है और हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। जी चलिए, संख्या बढ़ती जा रही है, संख्या 8 के करीब पहुंच चुकी है, 8 हो चुकी है संख्या। अमृत बोल रहे हैं कि सर आप देवरिया का नाम जानते हैं। हाँ जी, आज हम कुशीनगर जनपद के हैं, लेकिन इससे पहले जनपद देवरिया ही रहा, तो देवरिया को बखूबी जानते हैं। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ। यदि आपको 11 और 12 के आप यदि नेट प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट हैं और आपको यदि पीडीएफ नोट्स चाहिए, आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, 80 52 68 39 92। हमारे व्हाट्सएप नंबर 80 52 68 39 92 पर अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना पता लिखकर हमें भेज दीजिए। अपना क्लास स्टैंडर्ड भी हमको भेज दीजिए, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। और मैं बता दूं कि हैंड रिटन पीडीएफ है, आप उससे पढ़ के देखिएगा, उसमें बखूबी चित्र बनाए गए हैं, आपको एक एक चीज़ों को उसमें बताया गया है। तो बिना देर किए हमारे पास संख्या 20 की हो चुकी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे साथ 20 स्टूडेंट्स लाइव जुड़ चुके हैं और लाइव चैट। सर सीयूटी के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल जी, मैं तो नीट और एआईपीएमटी क्वेश्चंस लाए हैं, तो सबसे बड़े मेडिकल एग्जाम्स वही होते हैं भारत में। तो वहाँ पर यदि आप क्वेश्चन कर ले गए तो आप तो छोटे मोटे क्वेश्चनों को हौदा बना करके और फेंक दोगे, हवा में उड़ा दोगे। तो आज चलते हैं, पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। तो ठीक है, लाइव चैट चालू है, आप लोग देखते रहिएगा, आप लोग का कमेंट्स भी देखता रहूंगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन सी अवस्था विकृत अवस्था होती है? पहला विकल्प है बीजाणुद्भिद, दूसरा युग्मकोद्भिद, तीसरा ए व बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा गलती यहाँ पर टाइप किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में भी वैसे ही था,
यहाँ पर तीसरे विकल्प में कह रहा है ए व बी दोनों यहाँ पर, जबकि 1 2 3 4 ऐसे विकल्प दिए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं इसको। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सी अवस्था द्विगुणित अवस्था है, बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लीजेंड भगवा सही है, लीजेंड भगवा, मिल्की बॉय, नरेंद्र नरेंद्र तो नरेंद्र नरेंद्र सिंह तोमर, ये कौन आ गए भाई, मिल्की सिंह, नटी बॉय, सुरेंद्र, सचिन, अभिषेक, मालवीय। चलिए आप लोग कमेंट में जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर बताइए। जी लीजेंड भगवा बता रहे हैं सही है। इसमें से चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी अवस्था द्विगुणित अवस्था होती है। तो इसमें बीजाणुद्भिद होती है, युग्मकोद्भिद होती है, ए व बी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो यदि हम देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि जो पुष्प होता है, पुष्प में अल्टरनेशन ऑफ फॉर्मेशन होता है, मतलब पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जो होता है उसमें दोनों अवस्थाएं एक के बाद एक क्रम में आती हैं। जैसे पहले यदि वह पौधा पुष्प वह पूर्ण रूप में है, तो उसमें आपका पहले बीजाणुद्भिद अवस्था आएगा, और जब पौधा यदि जनन करने वाला होगा तो उसमें युग्मक का निर्माण होगा, गैमेट का निर्माण होगा। आपको मैंने आवृतबीजी वाले पौधों में पढ़ाया था, वहां पर पुमंग में परागकण बनते हैं और ओवेरी में अंडाशय में आपके अंड बनते हैं। तो वहां पर किसमें पाया जाता है, तो युग्मकोद्भिद। इसमें से कौन सी अवस्था द्विगुणित है, तो आप जानते हैं जो युग्मक होते हैं वह नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, वह कभी भी अगुणित अवस्था में रहते हैं, मतलब वे कभी भी द्विगुणित नहीं हो सकते। और पुष्प की जो पूरी प्रारूपिक संरचना होती है वह द्विगुणित होती है। तो यहाँ पर जिसे बीजाणुद्भिद अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पर बीजाणुद्भिद अवस्था, मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आवृतबीजियों का मुख्य पौधा कौन सा होता है। बीएचयू में पूछा गया क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी है, सबसे भारत की टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक मानी जाती है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसमें पहला विकल्प है युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद, तीसरा विकल्प ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। मेहताब, सुजीत, अली खान, लीजेंड भगवा सही है, आपका सही है। मोहसिन खान, नटी बॉय, मिल्की गर्ल, ठीक है। आवृतबीजियों का मुख्य पौधा कौन सा होता है, युग्मकोद्भिद होता है, बीजाणुद्भिद होता है, ए व बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आवृतबीजियों का मैंने अभी बताया, आवृतबीजियों का जो मुख्य पौधा होता है वह युग्मकोद्भिद कब होगा भाई साहब, जब वह जनन करने वाला होगा, जब वह युग्मक निर्माण करने वाला होगा, तब युग्मकोद्भिद अवस्था होगी। युग्मकोद्भिद अवस्था को अगुणित अवस्था भी कहा जाता है, या आगे पूछा जा सकता है। तो जो पूर्ण पौधा होगा, आवृतबीजियों का जो मुख्य पौधा होगा, मतलब पूरी प्रारूपिक जो उसकी संरचना होगा, एक पौधा होगा, वह द्विगुणित अवस्था में होगा। और जो द्विगुणित अवस्था होती है वो आप जानते हैं किसमें होती है, तो वह होती है बीजाणुद्भिद अवस्था में। मैंने आगे इसमें बताया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा, बीजाणुद्भिद अवस्था होगी। तीसरा क्वेश्चन है पुष्प का आवश्यक चक्र क्या होता है, पुमंग, जायांग, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पुष्प का आवश्यक चक्र इनमें से कौन होता है, पुमंग, जायांग, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मोहसिन खान सही है आपका, नटी बॉय गलत, लीजेंड भगवा गलत, नरेंद्र सही, बीसी सही, सचिन सही, अरविंद, रानी, ठीक है। अधिकतर लोग लगभग 50-50 की परसेंटेज है, आधे लोग सही बता रहे हैं, आधे लोग गलत। पुष्प का आवश्यक चक्र क्या होता है, पुमंग, जायांग, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पुष्प का आवश्यक चक्र क्या होता है, मैंने बताया था कि पुष्प का आवश्यक चक्र उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर होता है, मतलब उसको कहें तो पुमंग और जायांग कह सकते हैं। तो यह पुमंग और जायांग, पुमंग में आपके परागकण बनेंगे और जायांग में आपका अंड बनेगा। तो यह दोनों के मिलने से ही नया पौधा, नया जनरेशन, नई पीढ़ी उत्पन्न होती है। तो इसमें आवश्यक चक्र क्या होगा, पुमंग और जायांग दोनों होंगे, न कि मिल्की बॉय। आपका गलत ऑप्शन रहा कि आपने कहा था कि केवल पुमंग, तो एक से काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर पुमंग और जायांग दोनों प्रकार
दोनों दोनों भाग जो हैं पुष्प के ये होने आवश्यक है। तो पुष्प का आवश्यक चक्र पुमंग भी है, जायक भी है। इसके मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। अब कह रहा है द्विकोष्ठीय परागकोश कहलाता है, द्विकोष्ठीय परागकोश कहलाता है 2 पालियों वाला, 2 प्रकोष्ठ वाला, 4 प्रकोष्ठ वाला, ए व बी दोनों वाला द्विकोष्ठीय परागकोश कहलाता है, द्विकोष्ठीय परागकोश कहलाता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर द्विकोष्ठीय परागकोश, मैंने आपको यहाँ पर परागकोश की एक संरचना बताई थी। द्विकोष्ठीय परागकोश कह रहा है, यह परागकोश है और यहाँ पर द्विकोष्ठीय परागकोश कह रहा है, द्विकोष्ठीय परागकोश कहलाता है 2 पालियों वाला, 2 प्रकोष्ठ वाला, 4 प्रकोष्ठ वाला, ए व बी दोनों वाला। तो द्विकोष्ठीय परागकोश किसमें 2 कोष्ठक पाए जाते हैं, एक कोष्ठक और दूसरा कोष्ठक, एक कोष्ठक और दूसरा कोष्ठक, मतलब यहाँ से ऐसे विभाजित रहता है, एक कोष्ठक और 2 कोष्ठक। तो इसमें कितनी पालियां हो गई, 1 और 2, द्विकोष्ठीय परागकोश कहलाता है। तो 2 पालियों वाला, कौन सा वाला, 2 पालियों वाला, 2 पालियों वाला। जितने लोग विकल्प बताए वह विकल्प सही है। द्विकोष्ठीय परागकोश किसमें पाया जाता है, परागकोश कहलाता है 2 पालियों वाला। यहाँ पर देखिए कितनी पालियां हो रही हैं, एक पाली और दूसरी पाली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है, AIPMT 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नीट के पहले जो क्वेश्चन होते थे भारत में, मेडिकल के जो क्वेश्चन बनते थे, जो पेपर होता था वो AIPMT के ही अंतर्गत होता था। तो एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है क्रूसीफेरी कुल में, मालवेसी कुल में, लेग्यूमिनेसी कुल में और कंपोजिटी कुल में। एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है, बताइए जल्दी से। एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है, एक कोष्ठीय परागकोश पाया जाता है क्रूसीफेरी कुल में, मालवेसी कुल में, लेग्यूमिनेसी कुल में और कंपोजिटी कुल में। मैंने आपको जब बताया था तो वहां पर बताया था कि एक कोष्ठीय परागकोश किस परागकोश में एक कोष्ठक पाए जाते हैं और किस परागकोश में 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि लेग्यूमिनेसी जो कुल के पौधे होते हैं, जैसे गुड़हल हो गया, कपास हो गया, तो ये सब लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं। तो लेग्यूमिनेसी कुल में सॉरी लेग्यूमिनेसी कुल नहीं, मालवेसी कुल में, मालवेसी कुल में आते हैं। जैसे गुड़हल हो गया, कपास हो गया, ये सब मालवेसी कुल के पौधे हैं। तो आप जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिखाई दे रहा है यह सही होगा। मालवेसी कुल में के जो पौधे होते हैं उसमें एक कोष्ठकीय परागकोश पाया जाता है। आप ऐसे देखेंगे, ऐसे ये परागकोश होते हैं। यहाँ पर वाहिनी ऊतक होता है और यहाँ पर एक कोष्ठक पाया जाता है और एक कोष्ठक में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जिन्हें लघु बीजाणु धानियां कहते हैं। इसी में ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है। तो यह जो लक्षण है वह मालवेसी कुल का है। तो एक कोष्ठकीय परागकोश पाया जाता है, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, तो वह मालवेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, परागकोश में संवहन मंडल का निर्माण करता है। अभी मैं बताकर यहाँ पर दिखाया है। परागकोश में संवहन मंडल का निर्माण करता है हाइपोथीका, प्रपर्शु कोशिका में, वाहिनी ऊतक में और बाह्य स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 6वां, परागकोश में संवहन मंडल का निर्माण होता है हाइपोथीका से, प्रपर्शु कोशिका से, जैसे आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं, वाहिनी ऊतक से या बाह्य स्तर से। इसमें हाइपोथीका, देखिए हाइपोथीका का तो पहले काम नहीं होगा, परागकोश का आप संरचना देख लीजिए। परागकोश का संरचना पहले देख लीजिए। इसमें परागकण छोटे छोटे पाए जाते हैं, ये लघु बीजाणु धानियां होती हैं। और यह होता है संवहन बंडल। संवहन बंडल क्या करता है, संवहन बंडल यह वाहिनी ऊतक का निर्माण कर लेता है। यह संवहन बंडल जो होता है वाहिनी ऊतक का निर्माण कर लेता है। तो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है परागकोश में संवहन बंडल का निर्माण क्या करता है, तो यह वाहिनी ऊतक करता है। यह वाहिनी ऊतक ही संवहन बंडल में
आगे चल के बदल जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6वें का जो तीसरा है वाहिनी ऊतक, यह सही होगा। कौन सा सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर से पूछ रहा है प्रपर्शु कोशिका का, मतलब प्रपर्शु कोशिका को कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल का निर्माण होता है। नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला बाह्य स्तर से, दूसरा अधः स्तरीय कोशिका से, तीसरा अंतः स्तर से और चौथा मध्य स्तर से। यह पढ़ाया गया क्वेश्चन है, आप इसको शायद बता ले जाएंगे। कमेंट सेशन में मिल्की लिजेंट भगवा, नटी बॉय, चॉकलेटी बॉय, कैसे कैसे नाम, सचिन, अभिषेक, चलिए सही है। कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। प्रपर्शु कोशिका जो होती है, आर्किस्पोरियल सेल जो होता है, वह अधः स्तरीय कोशिका से बनती है। वह किस कोशिका से बनती है? अधः स्तरीय कोशिका से बनती है। अधः स्तरीय मैंने बताया था कि जो अधः स्तरीय कोशिकाएं होती हैं वो उनके केंद्रक बड़े हो जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जो कोशिका द्रव्य है, जो साइटोप्लाज्मिक जो द्रव है वो गाढ़ा हो जाता है और वह कोशिकाएं एक विशेषीकृत हो जाती हैं, बड़ी दिखाई देने लगती हैं और उनमें विभाजन होता है और वह प्रपर्शु कोशिका आर्किस्पोरियल सेल में विभाजित होती हैं। आर्किस्पोरियल सेल में अब क्या होता है? आर्किस्पोरियल सेल में पुनः विभाजन होता है तो दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं, लघु बीजाणु जनन कोशिका और एक हो जाती हैं लघु बीजाणु जनन कोशिका हो जाती हैं और एक हो जाती हैं लघु बीजाणु बाह्य कोशिका। जो लघु बीजाणु बाह्य कोशिकाएं होती हैं वह 3 स्तरों का निर्माण कर लेती हैं, 3 से 5 स्तरों का निर्माण करती हैं। और जो लघु बीजाणु जनन कोशिका होती है उनमें समसूत्री विभाजन होता है। बहुत प्रकार के लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनती हैं और लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो वो लघु बीजाणु परागकण में चतुष्कों में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रपर्शु कोशिका का निर्माण 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बाह्य स्तर से, अधः स्तर से, अंतः स्तर से, मध्य स्तर से। तो अधः स्तर जो होती है, अधः स्तर ही जो होती हैं, अधः स्तर की कोशिकाएं स्पष्ट हो जाती हैं और वही प्रपर्शु कोशिकाओं में बदल जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नीट में, अधः स्तरीय कोशिकाएं। यह शायद आपके एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। परागकोश का स्फुटन परागकोश के किस स्थान से होता है? बीएचयू नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। रंध्रक से, संयोजी ऊतक से, पूतंतु से, संवहन मंडल से। मैं आपको बता चुका हूं, प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बता दिया है। जल्दी से बता दीजिए सर, कौन सी कोशिकाएं होती हैं जहां से वो फटता है, स्फुटन करता है? बताइए जल्दी से। परागकोश का संरचना जो मैंने बताया था, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रकार की विशेष, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं इस परागकोश में। कुछ यहाँ पर किनारे पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं जहाँ पर जो उनकी कोशिकीय स्तर होती है काफ़ी पतली होती है। यहाँ पर जो स्तर पाए जाते हैं काफ़ी पतला होता है। और जब मैंने बताया था कि पुष्प परिपक्व होता है, मैच्योर हो जाता है, जब उसमें परागकण पूर्णतः बन चुके होते हैं, तो उस मैच्योर फेज में वह क्या करता है, उनकी जो बाह्य स्तर की कोशिकाएं हैं और जो अंतः स्तर की कोशिकाएं हैं उसमें मतलब जल की कुछ कड़े पाई जाती हैं। तो अंतः स्तर की कोशिकाएं जो होती हैं उनमें जल ह्रास होने लगता है, जल की कमी होने लगती है और वह सिकुड़ते जाता है। और जब यह कोशिकाएं अंदर की जब सिकुड़ती जाती हैं तो बाह्य स्तर पे दबाव पड़ता है और बाह्य स्तर पे दबाव पड़ता है तो इसे कहते हैं, जो यह ऐसी संरचना बनी है इसे कहते हैं स्टोमियम। हिंदी में कहें तो रंध्रक बोला जाता है। स्ट्रोमियम वाले स्थान पर यह कोशिकाएं कमजोर होती हैं और जिसके कारण इसी स्थान से इनका स्फुटन हो जाता है और इस स्फुटन से यहाँ पर जो परागकण है वो बाहर आ जाते हैं। तो परागकोश का स्फुटन परागकोश किस स्थान से होता है? रंध्रक से, संयोजी ऊतक से, पूतंतु से, संवहन मंडल से। तो किससे होता है? स्ट्रोमियम वाले स्थान से, रंध्रक वाले स्थान से होता है। 9वां क्वेश्चन है, परागकणों को पोषण देने का कार्य कौन सा करता है? मध्य स्तर करता है, टेपिटम करता है, अंतः स्तर करता है या बाह्य स्तर करता है? जल्दी से बताइए सर। दीपेश कुमार जुड़ चुके हैं सर इसमें टेपिटम स्तर होगा। चलिए काफी अच्छा है, सही आपका उत्तर है, टेपिटम स्तर से ही होती है। दीपेश कुमार कह रहे हैं सर टेपिटम स्तर से होता है, सही बात है। परागकण
कणों को पोषण देने का कार्य। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन में डाल सकता है बहुत से लोगों को, मध्य स्तर करता है, टेपिटम करता है, अंतः स्तर करता है, बाह्य स्तर करता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? टेपिटम स्तर होगा, जो सबसे अंतः स्तर होता है। मैंने कहा ना कि दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, एक भित्तीय कोशिका, लघु बीजाणु भित्ति कोशिका बनती है और लघु बीजाणु जनन कोशिका बनती है। तो लघु बीजाणु भित्ति कोशिका जो होती है वो लघु बीजाणु भित्तियों का निर्माण करती है, तो उसी में टेपिटम स्तर आता है। सबसे अंतः स्तर होता है जो लघु बीजाणुओं को पोषण देने का काम करता है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन में कितने लघु बीजाणु बनते हैं? शायद यह बोर्ड परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामों में। आपके छाट से ले लाया हूं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन में कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 2, 3, 4, 6 कितने बनते हैं? चलिए लीजेंड भगवान सही बता रहे हैं आप, लीजेंड, नटी बॉय, मिल्की गर्ल, सचिन, वीरेंद्र, रफीक, आदिल। चलिए काफी लोग सही बता रहे हैं कि मैंने बताया था कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका में एमएमसी में अर्धसूत्री विभाजन में कितने लघु बीजाणु बनते हैं? मैंने बताया था कि जब एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसको 2 फेजों से होकर गुजरना पड़ता है, अर्धसूत्री प्रथम से और अर्धसूत्री सेकंड से। तो अर्धसूत्री प्रथम में 2 कोशिकाएं बनेंगी और अर्धसूत्री सेकंड में 2 कोशिकाएं बनेंगी। तो दोनों को यदि संयुक्त रूप से हम कहें कि अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनी, तो 4 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, चाहे वह नर युग्मक हो, चाहे वह मादा युग्मक हो, जो जिनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ उसके फलस्वरूप 4 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह मन में बैठा लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी लोग अच्छे तरीके से तैयारी करके लग रहा है आए हुए हैं, तो अधिकतर लोग सही उत्तर बता रहे हैं। इसमें 3 सही होगा। 4 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। पूछ रहा है आर्थोटोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं, यह बायोलॉजी में इंटरमीडिएट में पूछा गया क्वेश्चन था इस बार 2020 में के पेपर में, और पूछा था कि आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है पाइपर में, कैप्सुला में, गुड़हल में या सरसों में, जिसे ब्रेसिका कैम्पेस्टिस बोला जाता है। बताइए जल्दी से, आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। आर्थोट्रोपस किसे कहते हैं मैं यहाँ पर बना के बता देता हूँ। आर्थोट्रोपस होते हैं, सर्सिनोट्रोपस होते हैं, कई प्रकार के बीजांड के प्रकार पाए जाते हैं, एम्फीट्रोपस होते हैं। तो अपने अधिकतर जो बीजांड पाए जाते हैं एम्फीट्रोपस प्रकार के होते हैं। तो आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड कैसे होता है ये देखिए। आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड का खासियत ये है कि बीजांड द्वार, आर्थोट्रोपस का जो बीजांड है यहाँ पर परागकोश पाया जाता है, परागकोश कह रहे हैं, भ्रूणकोश पाया जाता है। आर्थोट्रोपस प्रकार में बीजांड द्वार, बीजांड वृंत और बीजांड काय, बीजांड वृंत, बीजांड काय, निभाग और बीजांड द्वार, ये तीनों, बीजांड वृंत, निभाग और बीजांड द्वार, ये तीनों एक सीध में पाए जाते हैं। देखिए ये एक सीध में है, ये एक सीध में है। और जब बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत जब तीनों एक सीध में हो तो उसे कहते हैं आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड। तो इस प्रकार के जो बीजांड हैं, मैंने जहां तक देखा है उदाहरणों में, जिनके नाम प से अधिकतर होते हैं, जैसे पान हो गया, पाइपर हो गया, ठीक है, तो पान, पाइपर अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। तो उनमें अधिकतर प्रकार के आर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो 11वें का जैसे पाइपर है तो प से आ रहा है,
तो पाइपर उदाहरण इसका सही होगा। पाइपर, आप जितने भी उदाहरण देंगे पाइपर, पान, तो ये आर्थ्रोट्रोपस प्रकार के बीजाणु हैं। अब पूछ रहा है युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क का निर्माण होता है। युगपत प्रकार का, सिमुल्टेनियस प्रकार का टाइप्स, और एक होता है सक्सेसिव टाइप्स। तो सिमुल्टेनियस जो टाइप होता है, युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क होता है, वो किन में पाया जाता है? एक बीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में, ए व बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। किनमें होगा? युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क पाया जाता है एक बीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में, ए व बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क किसे कहते हैं? वह लघु बीजाणु चतुष्क जिसमें जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है उस समय ना कोशिका द्रव्य अलग हो और न ही केंद्रक अलग हो, मतलब किसी भी प्रकार की नई कोशिका का निर्माण ही ना हो, तो उसे युगपत प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क कहा जाता है। और यह अधिकतर द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं, डाइकोटिलेडनस प्लांट्स होते हैं, उनमें पाया जाता है, द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, जिसे सिमुल्टेनियस टाइप कहा जाता है। वह द्विबीजपत्री पौधों में अधिकतर देखने को मिलता है। उसी के नीचे, उसी के पास से आया है क्वेश्चन की क्रमानुसार प्रकार का, सक्सेसिव टाइप्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम्स, टेट्रॉड्स एंड मेडेनिट, मतलब क्रमानुसार प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क किससे बना होता है? एक बीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में, ए व बी दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। तो क्रमानुसार जो होता है इसमें क्रम से बनते हैं। थोड़ा नाम देखिए, सक्सेसिव है और कुछ सक्सेस लेके जाएगा, तो क्रम के अनुसार चल रहा है ना, कि इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, पहले केंद्रक अलग हो गया, फिर से उसके बाद कोशिका द्रव्य अलग हो गया और नई प्रकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। तो सक्सेसिव प्रकार का लघु बीजाणु जो होता है, यह एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। मतलब जो एक बीजपत्री वाले पौधे होते हैं, जो मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स होते हैं, उनमें देखने को यह क्रमानुसार प्रकार का लघु बीजाणु चतुष्क मिलता है। 14वां क्वेश्चन है, समद्विपार्श्व चतुष्क का निर्माण होता है। समद्विपार्श्व चतुष्क का निर्माण होता है। समद्विपार्श्व चतुष्क का निर्माण होता है युगपत प्रकार का, क्रमानुसार प्रकार का, ए व बी दोनों प्रकार का, और इनमें से कोई नहीं प्रकार का। तो समद्विपार्श्व चतुष्क जो होते हैं वह किनमें पाए जाते हैं? बताइए जल्दी से। तो यह पाए जाते हैं क्रमानुसार प्रकार में। समद्विपार्श्व जो चतुष्क होते हैं वह एक ही प्रकार के सतह पर, एक ही सतह पर चारों प्रकार के चतुष्क दिखाई पड़ते हैं, अस्थाई रहते हैं, उसे ही समद्विपार्श्व चतुष्क कहते हैं। और यह किनमें पाया जाता है? यह जानते हो, समद्विपार्श्व जो चतुष्क होता है, समद्विपार्श्व चतुष्क क्या होता है? यह क्रमानुसार प्रकार का होता है, मतलब क्रम के अनुसार होता है। और क्रमानुसार कहाँ पाया जाता है? तो एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। 15वां और अंतिम क्वेश्चन है, इसके अन्य क्वेश्चन और कराएंगे, लेकिन अभी तक 15 ही क्वेश्चन। लघु बीजाणु चतुष्क में लघु बीजाणु किस एंजाइम की मदद से मुक्त होता है? मतलब जो लघु बीजाणु होते हैं, जो परागकोश में लघु बीजाणु बने होते हैं, वह आपस में चतुष्कों में बंधे रहते हैं और उनके ऊपर एक सतह होती है, कैलेटेज की एक सतह होती है, कैलेटेज की एक सतह बनी रहती है। और जब यह कैलेटेज की सतह होती है तो आपस में बांधे रखती है उनको, चारों चतुष्कों को। लेकिन जब एक एंजाइम रिलीज होता है लघु बीजाणु में, एक एंजाइम मतलब छोड़ा जाता है, और वह कौन सी एंजाइम होती है? जो उन चतुष्कों को उस कैलेटेज नामक जो सतह होती है उससे अलग कराती है, तो वह कैलेज नामक एंजाइम होती है। वह कैलेज नामक एंजाइम होती है जो उन कैलेटेज नाम के जो सतह है, जो परत है, उनको गला देती है और उन चतुष्कों को, उन टेट्रॉड्स को अलग अलग कर देती है और वह परागकणों में अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज कुछ 15 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको रिवीजन कीजिए, आप इनको पुनः बार बार देखिए और सीखिए। कुछ इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्योंकि कुछ साइड, कुछ हट के लाए हुए क्वेश्चंस हैं। और आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे पास व्हाट्सएप नंबर 8052683992 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ से मैं ज़्यादा कॉल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि
वैसे ही कॉल लगेगा ही नहीं उस पर, तो आप उस पर केवल व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अपने नाम, अपने व्हाट्सअप नंबर के साथ हमारे पास कह सकते हैं, नोट्स परचेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। समय मिलेगा तो शाम को टेस्ट होगा, नहीं तो कल आपके लिए खुला रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।